जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद सोहिल सेंटर में। हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं लगातार की तरह जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और जो हमने वादा किया था इस एनसीईआरटी की सीरीज में कि मैथ और फिजिक्स इसको हम पूरा कराएंगे, तो हम इसको लगातार पूरा करा ही रहे हैं। आज हमारा केमिस्ट्री है और इन सब्जेक्टों के बाद में हम आपको आर्ट साइड के भी सब्जेक्ट लाने का प्रयास करते रहेंगे लगातार। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए आपका स्वागत कर लेते हैं फिर से स्टडी विद सोहिल सेंटर में और चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही आपको डाल रखा है। ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीट कराने का और इस सेकंड पार्ट में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत कराएंगे। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के जल्दी से पहला पार्ट देख लीजिए। और अब आपकी जो हेडिंग है सहसंयोजक यौगिक, उसको हम डाल लेते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, हम उस हेडिंग को डालते हैं। अब सहसंयोजक यौगिक क्या है, जैसे कि अगर हम कहें सहसंयोजक यौगिक, तो सहसंयोजक यौगिक है हमारे पास में, क्या हो गया आज पेन चल नहीं रहा है, सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, इन दोनों को हम नेटवर्क ठोस भी कह देते हैं। ठीक है, अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है, नेटवर्क ठोस। ठीक, अब इसको अगर हम देखें और करें सहसंयोजक यौगिक और नेटवर्क ठोस क्या है। ठीक है, ये आप कॉपी और पेन लेकर के साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छी भी वो नहीं बनती है, क्या नाम है, राइटिंग। तो अब मैं जो बोलूँगा वो लिखते रहना और समझते भी चलना। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक की परिभाषा लिखो। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक ठोस, सॉरी यौगिक बोल रहा हूँ, ठोस। ठीक है, में सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण, सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक, अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविम जालक का निर्माण करता है। ठीक है, करता है। इसी वजह से यह अत्यधिक कठोर होते हैं। देखिए यहाँ तक जहाँ ये है, ठीक है, मैं इसे दूसरे पेन से दिखाऊं, यहाँ तक आपका ये आंसर पूरा हो गया। इसे अगर आप लिखना चाहें तो इसे आप नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है, इसको नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, सहसंयोजक यौगिक क्या थे। सहसंयोजक ठोस में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है,
जिससे यह एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें सहसंयोजक यौगिक अर्थात नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। अब क्या है, त्रिविम के कारण ही इसमें क्या होता है, अगर हम देखें जो त्रिविम जालक बोला अभी हमने, त्रिविम जालक बोला, इसी त्रिविम जालक के कारण इसमें क्या है, कौन सा बल है, अत्यधिक कठोर होते हैं। अत्यधिक क्या है, ये कठोर हैं, क्योंकि त्रिविम जालक के कारण ही अत्यधिक क्या है, कठोर हैं, क्योंकि इनको हम तोड़ नहीं सकते। ज़्यादातर क्यों नहीं तोड़ सकते, अब उसके पीछे कारण क्या है कि अत्यधिक कठोर कि त्रिविम संरचना क्या होती है। त्रिविम संरचना एक ऐसी संरचना है जिसकी लंबाई, जिसके अणु जो होते हैं, अगर इसको मैं समझाऊं, अगर आपको त्रिविम संरचना देखें तो त्रिविम संरचना परमाणु के मध्य, जैसे कि आयन अणु, परमाणु के मध्य आयन अणु, परमाणु ऐसे करके लिख लो, परमाणु कॉमा आयन कॉमा अणु, तीनों की, परमाणु आयन अणु तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में नियमित व्यवस्थित होकर एक जालक का निर्माण करते हैं। नियमित रूप से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में नियमित रूप से व्यवस्थित होकर, मैं लिख ही देता हूँ पूरी भरी भाषा को, चौड़ाई ऊंचाई में नियमित रूप से एक जालक का निर्माण करते हैं, उसे त्रिविम संरचना कहते हैं। परमाणु आयन अणु तीनों की लंबाई चौड़ाई एक नियमित रूप से किसी जालक का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या कहते थे, त्रिविम जालक कह देते हैं। त्रिविम जालक क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ऐसे करके एक जालक बनाने की कोशिश करें तो ये है जो इस टाइप से संरचनाएं होती हैं, इनको क्या बोल देते हैं हम, त्रिविम जालक बोल देते हैं। पर ये एक ऐसे नहीं है, इसमें एक और संरचना बन जाती है इस टाइप से, तो अगर यहाँ से हम इसको मिलाएं तो ये क्या है, हमारी त्रिविम जालक है। ठीक है, तो इस टाइप की संरचनाएं हमारी क्या कहलाती हैं, त्रिविम जालक कहलाती हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे, हमने त्रिविम जालक देख लिया। त्रिविम जालक, जैसे कि त्रिविम जालक का अगर है, मैं एग्जाम्पल भी दूं त्रिविम जालक का, यहाँ से फालतू चीजें हटाते हैं, त्रिविम जालक। ठीक है, त्रिविम जालक में हमने, त्रिविम जालक के कारण क्या है, ये अत्यधिक कठोर है। त्रिविम जालक के कारण क्या है, ये अत्यधिक कठोर है। और क्या कठोर है, सहसंयोजक यौगिक, इनके अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक है, तो इसमें क्या है, इनके जो मध्य अणु है, कणों के मध्य लगने वाला बल है, उसमें क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक में बंध पाया जाता है, जो त्रिविम जालक का निर्माण करता है। ठीक है, और इसलिए हम इसे सहसंयोजक यौगिक कह देते हैं। लेकिन सहसंयोजक त्रिविम जालक हमने समझा दिया। त्रिविम जालक क्या है, त्रिविम जालक में परमाणु कहाँ गया पेन, परमाणु, ठीक है, आयन अणु तीनों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में नियमित व्यवस्था पाई जाती है, उसे त्रिविम जालक कहते हैं। अब त्रिविम जालक अगर एग्जाम्पल देखें तो हीरा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। त्रिविम जालक का हीरा क्या है, बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम NaCl देखें, सोडियम क्लोराइड, तो वो भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम क्वार्ट्ज देखें, क्वार्ट्ज, तो वो भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो त्रिविम जालक के हमने, त्रिविम जालक को एक पॉइंट के रूप में ही लिख लीजिए। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक के बाद में। अब हम अगला चलते हैं यहाँ से। अब अगले पे हम क्या करते हैं, अगला हमारे पास में क्या है, अगला इसके हम उपसहसंयोजक यौगिक जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, गुण के बारे में। त्रिविम संरचना के कारण इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। त्रिविम संरचना के कारण, तो यहाँ से हम इसके गुण देख लेते हैं। त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। इनका गलनांक, ठीक है, गलनांक उच्च होता है, उच्च है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें अगर हम, तो इनका गलनांक उच्च है। ये विद्युत कुचालक होते हैं। ठीक है, ये विद्युत कुचालक होते हैं, ये विद्युत कुचालक होते हैं। अपवाद स्वरूप
लेकिन एक अपवाद है, ठीक है, ये लिखना है अपवाद स्वरूप, स्वरूप, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट क्या है, एक ग्रेफाइट है ना, उसमें विद्युत का चालन होता है। अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है, विद्युत सुचालक है, अपवाद स्वरूप विद्युत सुचालक है। तो ये हमारे पास में इसका हुआ। एक और देख लेते हैं अगर, तो सहसंयोजक यौगिक में जो क्या है, परमाणुवीय ठोस होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सहसंयोजक यौगिक, यह है एक परमाणुवीय ठोस है, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस एक परमाणुवीय ठोस है, सहसंयोजक ठोस एक परमाणुवीय ठोस है, एक परमाणुवीय ठोस है, परमाणविक ठोस है, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक क्या है, एक परमाणविक ठोस है। तो अब हम यहां देखते हैं सहसंयोजक यौगिक क्या है, एक परमाणविक ठोस है। अब हमारे पास में इतना बना, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसके बाद में यहां देखते हैं कि अगला क्या होगा, आणविक ठोस, ठीक है, आणविक ठोस। एक बार इसकी अगर हम संरचना देखें सहसंयोजक यौगिक की, तो संरचना देखो कैसे बनेगी, संरचना देख लेते हैं, ठीक है, संरचना देख लेते हैं, ठीक। ठीक, तो संरचना क्या है, अब हम संरचना में देख रहे हैं कि तो अब संरचना में क्या होगा हमारे पास में, अगर हम इसको यहाँ से डैश डैश करके मिला दें, ठीक है, इसकी ये संरचना है, इनको ये हमने संरचना इसकी बना दी, ठीक है। डैश लगाना है सबके बीच में आप लोगों ने, ये इसकी संरचना बनी, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले ये क्या है, परमाणु है, ये सब कौन से ठोस है, ये सब पॉइंट क्या है, परमाणु है। और ये सहसंयोग, ये पूरी संरचना, अगर इसको हम संरचना नाम दें, और ये किसकी संरचना है, ये संरचना है हमारी संरचना, ठीक है, संरचना किसकी है, सहसंयोजक यौगिक के, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजी ठोसों में, अरे चल जा, सहसंयोजी ठोसों में कणों की व्यवस्था, सहसंयोजी ठोसों में कणों की व्यवस्था, ठीक है, सहसंयोजी ठोसों में कणों की व्यवस्था, ठीक। तो अब हमारे पास में इसकी हमने संरचना देखी, ये हमने कोई परमाणु देख लिए, ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब हमारे क्या है, परमाणु है ये। और इसकी हमने संरचना देखी कि किस प्रकार से इनको जो बंध है वो अपने आप में आपस में बांधे रख रहा है, ठीक है, वो हमने देख लिया, ठीक। तो अब सहसंयोजी ठोसों में कणों की व्यवस्था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, सहसंयोजी यौगिकों के मध्य क्या होता है, त्रिविम जालक पाया जाता है। तो देखो त्रिविम जालक के रूप में, अभी मैंने जो एक जालक बनाया था तो उसके रूप में है ना ये। अब अगला पॉइंट है इसका आणविक ठोस, अगला पॉइंट है आणविक ठोस, आणविक ठोस। तो इसमें आणविक ठोस में हम सबसे पहले देख लेते हैं आणविक ठोस क्या होते हैं। जो ठोस होता है इसके अणुओं के मध्य एक बहुत शक्तिशाली बंध बना हुआ होता है, ठीक है, और जो इनके अणु होते हैं वो इस टाइप से पास पास चिपके हुए होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पास पास चिपके हुए होते हैं इनके अणु। तो
तो इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, आणविक ठोस। ठीक, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके, ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कणों ही लिख लेते हैं, जिनके अवयवी कण, ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण ठोस होते हैं, या फिर ठोस की जगह पर आप अणु लिख लो, जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, क्योंकि परिभाषा इससे सटीक बैठ रही है, फिर एक और लाइन लिखानी पड़ जाएगी। जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे H2 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे इसका H2 हो गया, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। SO2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, SO2 हो गया। अब मैंने आपको बोला जैसे कि अगर हम इसकी संरचना बना करके देखें तो इनके अणु ऐसे होंगे, ठीक है, पास पास चिपके हुए, ये इस प्रकार से, ठीक है, और ये क्या है, अणु हैं, ठीक है, इनके अणु क्या होंगे, पास पास चिपके हुए, ये है। अगर इसमें एक लाइन लिखनी है, आणविक ठोसों में कणों की व्यवस्था, ठीक है, क्या होगी, अब हम देखेंगे आणविक ठोसों में ये कणों की व्यवस्था है। अभी हमने ऊपर संरचना देखी थी, चाहे संरचना लिखो चाहे कुछ भी लिखो, ठीक है, ये क्या है, आणविक ठोसों में कणों की व्यवस्था या फिर संरचना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने बोला कि आणविक ठोस वो हैं जिनके अणुओं के बीच में एक शक्तिशाली बंध द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। अब ये आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, अगर यहाँ पर देखें हम तो यहीं लिख लेते हैं आणविक ठोस, इसके नीचे ही लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही। तो आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, पहला ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन आवंतित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आवंतित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आवंतित आणविक ठोस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, धात्विक ठोस में, धात्विक ठोस। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम अगर देखें, इनमें क्या होंगे, इनके आणविक ठोस क्या होंगे, धातु होंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। तो लिख लेते हैं, जैसे अभी ऐसे ठोस जो धातुएं, ऐसे ठोस जो धातुएं हों उन्हें आणविक ठोस कहा जाता है। ऐसे ठोस जो धातुएं हों उन्हें आणविक ठोस कहा जाता है, अर्थात आणविक ठोसों में
ठोसों में तन्य तथा आघात वर्धनीय आघात वर्ध्यता पाई जाती है, वर्ध्यता पाई जाती है अतः आघात वर्ध्यता पाई जाती है और इन ठोसों में पाई जाती है और इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि धातुएं, ठीक है, हमने यहाँ देखा कि धातुएं जो होती हैं, ठोस क्या है, ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनमें धातुएं पाई जाती हैं, उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस क्या है, ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हमने धात्विक ठोस कह दिया। इन धात्विक ठोसों में ही क्या है, तन्यता या तन्य होते हैं या आघात वर्धनीय होते हैं या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और तन्य भी है, ठीक है। इन तीनों शब्दों को समझा देते हैं। और आघात वर्धनीय भी है, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, आघात वर्धनीय भी है। तो अब हम यहां देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो मुक्त है, मतलब गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो उनको तो हमने कोई ऐसे इस टाइप से होते हैं, कोई बॉक्स से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं ये सारे। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार भी निकल जाता है, ठीक है, तो ये गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी भी परमाणु या कक्षक से या बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के अणु भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर जो है गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन है तन्य मतलब कोई हमारे पास में धातु है, इसको हम जब खींचते हैं, जब हमने इस धातु को खींचा तो इसको लंबा करने के गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे कि हमने खींचा तो खींचने से कोई भी तार लंबा हो गया। जैसे हमने एक सोने का तार देखा था जो 1 ग्राम से 1 मीटर लंबा खींचा जा सकता था, आघात वर्धनीय। अब हमने इसको देखते हैं 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर लंबा खींचा जा सकता था जिसे। अब हमने यहाँ देखा आघात वर्ध्यता, जैसे कोई हम धातु होती है उसको पीट करके कोई भी चादर वादर बनाते हैं। जैसे कि कोई धातु है, अब कोई मतलब जैसे कि लोहे का कोई टुकड़ा है, ठीक है, लोहे के टुकड़े से हमने उसे पीटा और एक चादर का रूप दे दिया, ठीक है, चादर का रूप दे दिया, ये क्या है, आघात वर्धनीय है। लोहे का टुकड़ा है कोई, अब उसको रूप देना तो वो क्या कहलाएगा, आघात वर्धनीय कहलाएगा, ठीक है। अब हम अगला नेक्स्ट पर चलते हैं। आघात वर्धनीय क्या है, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है उसको पीट करके एक चादर बना दें या फिर कोई भी नई शेप दे दें, आकार दे दें, तो वो क्या है, आघात वर्धनीय है। तन्यता क्या है, जब किसी भी धातु को खींचकर लंबा कर दिया जाता है उसे तन्यता कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, जो गमन करते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में अगली हेडिंग क्या है उसको भी देख लेते हैं बहुत जल्द। अब हमारे पास में इनके एग्जाम्पल देखिए, अगर धात्विक ठोसों के एग्जाम्पल देख लें, Na है, Cu है, Ar है, ठीक है, इत्यादि। अब हम क्रिस्टल जालक पर चलते हैं या क्रिस्टल पर चलते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल पर चलते हैं, तो क्रिस्टल में क्या है, क्रिस्टल निम्न संरचना, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों को, जैसे क्रिस्टल, इसकी परिभाषा देखें, क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों को, क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों को, जैसे संरचनात्मक
क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों को परमाणु जैसे क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों जैसे परमाणु, अणु, आयन को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है। ठीक है, जैसे अब कोई परमाणु, आयन, अणु हैं, इनको जब हम निश्चित क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास में एक क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, जिसे हम क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास में क्रिस्टल कैसे बनता है? जब किसी क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई कोई जो संरचनात्मक मतलब किसी की संरचना बनाने वाली इकाई